स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंडीशंस एंड वारंटी, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, दोनों का डिफरेंस, इम्प्लाइड कंडीशंस, इम्प्लाइड वारंटीज और इसके साथ ही कवेट चैप्टर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंडीशंस एंड वारंटीज। ये हम लोग कल्याणी पब्लिकेशन की बुक से कर रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशंस एंड वारंटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कंडीशंस एंड वारंटीज होती क्या है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं तो उसमें गुड्स के रिगार्डिंग एक स्टिपुलेशन होता है। ठीक है, स्टिपुलेशन क्या है? विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वो जो स्टिपुलेशन है दैट में बी कंडीशन और वारंटी। ठीक है, अब बात ये है कि कंडीशन और वारंटी है क्या। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में किया जाता है स्टिपुलेशन, ठीक है, तो वो जो कि मेन पर्पस को पूरा करता है कॉन्ट्रैक्ट के, उसे हम कंडीशन कहेंगे। जो कोलैटरल है उसे हम वारंटी कहेंगे। ठीक है, अब कंडीशन कैसे होगी? जैसे हम लोग एक गाड़ी खरीदने गए हैं तो हमने जो है सेलर से कहा कि हमें वो गाड़ी चाहिए जो कि हिली एरिया को अच्छे से कवर कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दी? कंडीशन। इट इज रिलेटेड टू मेन पर्पस। हमारा मेन पर्पस क्या है कि हिली एरिया में वो अच्छे से चलनी चाहिए। ठीक है, अगर हम गाड़ी लेने जाते हैं, हमें कोई कंडीशन नहीं लगाई, हमें सेलर कह रहा है कि ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है, ग्राउंड एरिया में तो फास्ट है ही है, हिली एरिया को भी कवर करती है। यहाँ पे क्या मानी जाएगी? वारंटी। क्यों? क्योंकि हमने कोई वहां पे कंडीशन नहीं रखी थी, ये हमें सेलर ने कहा है कि ये इस पर्पस को पूरा करती है। तो ये क्या हो गया? कोलैटरल टू द मेन पर्पस। हमारा मेन पर्पस वहां पे गाड़ी जो है ग्राउंड एरिया में चलानी थी। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मेन पर्पस को पूरा करती है। अगर उसे ब्रीच किया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही। अब मैंने कहा कि मुझे गाड़ी वो चाहिए जो हिली एरिया में बड़े इजीली चलती है, आपने वो गाड़ी नहीं दी। अब उसमें क्या हुआ कि अगर वो गाड़ी हिली एरिया में नहीं चलेगी तो मैं क्या करूंगी? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दूंगी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। तो वो कहता है कि अगर कंडीशन पूरी नहीं होती तो हम क्या कर सकते हैं? हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। बट अगर वारंटी पूरी नहीं होती तो हम कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं कर सकते, जस्ट डैमेजेस ले सकते हैं। अब मैंने तो गाड़ी जो ग्राउंड एरिया के लिए लेनी थी, अब मुझे सेलर कह रहा है कि ये जो गाड़ी है हिली एरिया में बड़े अच्छे से चलती है, मेरे को हिली एरिया की कंडीशन नहीं है। अब बाय चांस वो गाड़ी मैं हिली एरिया में लेके जा, हिली एरिया में वो उतना काम नहीं कर रही है, तो मैं यहाँ पे गाड़ी वापस नहीं कर सकती। कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं होगा, सिर्फ मैं डैमेजेस ही क्लेम कर सकती हूँ। तो अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होता है तो हम लोग जो है गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकते। हाँ जी, इसेंशियल्स ऑफ कंडीशन। तो फर्स्ट इसेंशियल है कि जो भी मतलब कंडीशन है दैट शुड बी मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कंडीशन पूरी नहीं होती तो उस केस में क्या है कि इट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस है वो ही पूरा नहीं हुआ, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकती, रिसाइंड कर सकती है। ठीक है, और डैमेजेस भी रिकवर कर सकती है। ठीक है, अब आ गया फिर से वारंटी। वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये मेन पर्पस के कोलैटरल का काम करती है, तो वारंटी की कंडीशंस क्या है कि ये कोलैटरल टू द मेन पर्पस है। तो अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होती है तो अग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं करेगी, वो क्या करेगी? वो जस्ट डैमेजेस को ही क्लेम कर सकती है। अब है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन जो है मेन पर्पस को पूरा करती है, वारंटी जो है कोलैटरल टू द मेन पर्पस है। ठीक है, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होगी तो एग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती है। अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होगी तो
एग्रीव्ड पार्टी जो है डैमेजेस क्लेम कर सकती है। ठीक है, अगर कंडीशन है ब्रीच ऑफ कंडीशन है, उसको हम ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं, बट ब्रीच ऑफ वारंटी को हम लोग ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते। कैसे? जैसे हमने गाड़ी की ही एग्जांपल ली है कि ए ने जो गाड़ी खरीदी है उसने कंडीशन रखी है कि वो हिली एरिया में अच्छे से चलनी चाहिए। अब वो जो है ग्राउंड एरिया में तो बहुत अच्छे से चल रही है, हिली एरिया में नहीं अच्छे से चल रही, तो ए के पास ऑप्शन है कि वो गाड़ी वापस कर सकता है। ये तो हो गया ना कि उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ कंडीशन ही माना है। पर अगर ए सेलर से कहता है चलो मैं गाड़ी रख लेता हूँ, बट जितना मेरा नुकसान है, जितने मेरे डैमेजेस है वो मुझे पे करो। अब उसने क्या किया, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब किस तरह से कंडीशन को वारंटी में, ब्रीच ऑफ कंडीशन को कब ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा? तो देखो, इसमें फर्स्ट केस है वॉलंटरी वेवर बाय बायर, जो अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल कि वो चाहे तो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, वो चाहे तो कार वापस कर सकता है, बट अगर वो कहता है कोई बात नहीं कार मैं रख लेता हूँ, बट जितना मेरा लॉस हुआ है वो मुझे दे दो, तो वो उसने क्या किया, वॉलंटरी वेव कर दिया। वेव करना मतलब किसी कंडीशन को छोड़ देना। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल लिया कि एक्स ने वाई को 100 बैग्स पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ बासमती राइस सेंड करने की बात की है, और उसका जो रेट है दैट इज 4500 पर बैग। ठीक है, अब जब उसने भेजने थे एक्स ने तो क्या किया, सेकंड क्वालिटी बासमती राइस सेंड कर दिए, जिसका प्राइस जो है 3500 पर बैग है। अब इस केस में जो वाई है वो चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, वो तो हो गया कि उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ कंडीशन ही माना, बट अगर वो कहता है कि कोई बात नहीं राइस में रख लेता हूँ, आप मुझे 1000 पर बैग के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दो, डैमेजेस दे दो, तो इट मीन्स कि उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में कन्वर्ट कर दिया। ट्रीटिंग द कंडीशन एज वारंटी, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है कि बायर जो है वो चाहे तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकता है। कैसे कि उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। एक्स ने कहा है कि मैं 5000 मीटर ऑफ फाइन क्लॉथ 30 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग सेल करूंगा, बट उसने मीडियम क्वालिटी का 15 रुपीज पर मीटर वाला सेल कर दिया, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है। वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, वो चाहे तो 15 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग अमाउंट क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट आ गया एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स बाय द बायर। ठीक है, तो अगर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें क्या है कि जो बायर है उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया या रीसेल कर दिया, तो ये माना जाएगा कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, जैसे अ कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड फॉर सेल ऑफ व्हीट। ठीक है, कॉस्ट इंक्लूडिंग फ्रेट टर्म्स, बायर ने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स लिए और उसे सेल कर दिया, आगे सब बायर को सेल कर दिया विदाउट मेकिंग द प्रॉपर एग्जामिनेशन, उसे चेक नहीं किया, सीधा उसने आगे रीसेल कर दिया। अब बाद में पता चला जो वीट थी दैट वाज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। अब वो कहता है कि मैंने इसे रिजेक्ट करना है, वापस करना है। अब वो रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि रीसेल का मतलब उसने क्या किया, गुड्स को एक बार एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो उस केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी मानी जाएगी। हाँ जी, एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज। एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज वो होती हैं जिसमें दोनों पार्टीज बोल के या लिख के आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसे एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज कहा जाता है। इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज वो होती हैं जो कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होती हैं। इनको इम्प्लाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों पार्टीज के बिहेवियर से पता चलती हैं। ज्यादातर ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कि जो चीज जैसे होनी चाहिए। ठीक है, अब इम्प्लाइड कंडीशन पहले क्या है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो सेलर है, कंडीशन एज टू टाइटल सेक्शन 14, कि जो पर्सन गुड्स सेल कर रहा है वो उसका मालिक है।
हम लोग दुकान से चीज परचेज करने जाते हैं, हमने पेमेंट की, गुड्स ले ली। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो पर्सन हमसे पैसे लेके हमें चीज दे रहा है वो उसका ऑनर है, उसके पास उस चीज की ऑनरशिप है। इसमें उसको कहने की जरूरत नहीं, हमें पूछने की जरूरत नहीं ये चीज आपकी है, हम लोग नहीं पूछेंगे। तो ये इम्प्लाइड है कि जब वो चीज सेल कर रहा है और हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो वो उसकी ऑनरशिप उसके पास थी और अब हमारे पास हो गई। बट अगर वो ऑनर नहीं है तो पर्सन में नॉट हैव राइट टू सेल। अगर वो उन गुड्स का ऑनर नहीं है तो वो गुड्स सेल नहीं कर सकता। ही मे बी दी ऑनर जेट ड्यू टू सर्टेन रीजन, पर उसके पास राइट टू सेल नहीं है। मतलब वो ओनर तो है बट वो सेल नहीं कर सकता। तो इन दोनों केसेस में वो सेल नहीं करेगा। वो कैसे नहीं कर सकता? क्योंकि उसने चीज गिरवी रखी हुई है। जब चीज गिरवी रखी हुई है तो जो मॉडगेयर होता है वो उस चीज को सेल नहीं कर सकता। तो क्या है, हाँ जी, ए ने क्या किया, बी से मोटर कार खरीदी है, उसे कुछ देर यूज किया, यूज करने के बाद उसे जो है वापस करनी पड़ी ट्रू ओनर। ट्रू ओनर कौन था? बी ने था। क्यों? बी के पास वो कार चोरी से आई थी, बी ने क्या किया था? चोरी की थी। अब इस केस में बी ने कंडीशन जो है वो पूरी नहीं की। कौन सी कंडीशन? कंडीशन एज टू टाइटल। तो इस केस में ए क्या कर सकता है? अब गाड़ी तो उसने वापस कर दी है तो वो अपनी जो परचेज मनी है वो वापस ले सकता है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन सेक्शन 15 नेक्स्ट पॉइंट है। तो अगर कोई चीज बाय डिस्क्रिप्शन सेल की जाती है तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो गुड्स आपने सेल की है वो डिस्क्रिप्शन के साथ मिलती होनी चाहिए, मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या रूल क्या मतलब कहता है, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कांट ऑब्लाइज अ पार्टी टू टेक बीन्स। मीन्स अगर आपने किसी के साथ पीस को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप उसे बीन्स सेल नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिस्क्रिप्शन बायर सेलर को कह रहा है, सेलर को वही चीज जो है डिलीवर करनी चाहिए। अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन को पूरा नहीं करती तो बायर उसे वापस कर सकता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब है, जैसे आप कहते हो मैंने सुजुकी कार 2009 मॉडल लेना है, तो ये एक तरह का डिस्क्रिप्शन है। तो कार जो है 2009 मॉडल की ही होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इस केस में एक्सप्रेशन सेल बाय डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स बायर हैज नेवर सीन द गुड्स। अब बायर ने चीज देखी नहीं है तो अगर वो सेलर को डिस्क्राइब करता है तो सेलर की ड्यूटी बनती है कि उसी तरह की चीज दे। अगर वो सेम डिस्क्रिप्शन की नहीं सेल करता तो बायर उसे रिजेक्ट कर सकता है। ए जो है सेलर से कह रहा है, ए एग्रीड टू बाय सेकंड हैंड रीपिंग मशीन, उसने कभी देखी नहीं थी। ठीक है, सेलर उसे कह रहा है कि बिल्कुल नहीं है, नहीं मतलब पिछले साल की है और ये 50 एकड़ तक कट कर सकती है। अब मशीन जो है ए के पास चली गई। बाद में पता चला कि जो मशीन थी वो 1 साल पुरानी नहीं थी, काफी पुरानी थी और उसको क्या है मेंड किया गया था। तो अब इस केस में जो गुड्स है दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन, तो ए चाहे तो उसे क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। अब सेकेंड केस ये आता है कि बायर ने चीज तो देख रखी है उस तरह की, बट इवन देन वो सेलर पे विश्वास करके चीज लेके जाता है तो भी वो चीज को क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, ऑक्शन सेल हुई थी किसकी? नैपकिन्स और टेबल क्लॉथ जो कि 17th सेंचुरी के थे। एक्स खुद एंटीक्स में डील करता था, बट इवन देन उसने क्या सोचा कि अगर सेलर कह रहा है तो ये 17th सेंचुरी के ही होंगे। बाद में उसे पता चला वो जो नैपकिन्स और टेबल क्लॉथ थे देवर ऑफ 18th सेंचुरी सेट। तो अब इस केस में क्या है, एक्स चाहे तो उसे रिजेक्ट कर सकता है। केस कौन सा? निकलसन एंड वेन वर्सेस स्मिथ मैरोड का। ठीक है, पैकिंग ऑफ गुड्स जो है वो भी डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। वो कैसे? जैसे डी जो है कहता है, डी एग्रीड टू सेल पी कि मैं जो टी सेल करूंगा वो आपको 80 पाउंड ऑफ टी जो है एक चेस्ट में इतनी क्वांटिटी जाएगी। अब जब डी ने सप्लाई की तो उसके जो चेस्ट थे दैट वाज कंटेनिंग 76 पाउंड ऑफ टी रेदर देन 80 पाउंड ऑफ टी। अब यहाँ पे डिस्क्राइब तो 80 पाउंड की है बट जो सप्लाई की है 76 पाउंड ऑफ टी की है। तो यहाँ पे क्या है, बायर अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर सकता है बिकॉज पैकिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन। जब सेल
जो है वो बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन हो रही है, तो जरूरी है कि जो गुड्स हैं वो सैंपल और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बायर जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। एन जो है वो जी से कहता है कि क्या कहता है कि मैं सेल करूंगा ऑयल। ऑयल किसका, जिसको डिस्क्राइब किया गया फॉरेन रिफाइंड रेप ऑयल, वारंटेड ओनली इक्वल टू सैंपल। भी जो आपने सैंपल सेंड किया उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, फॉरेन रिफाइंड रेप ऑयल। अब जब डिलीवरी की गई तो वो जो ऑयल था दैट वाज अकॉर्डिंग टू सैंपल, सैंपल के तो अकॉर्डिंग था, बट दैट वाज नॉट फॉरेन रिफाइंड रेप ऑयल। अब इस केस में बायर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज कर सकता है। जब सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों चीजें मांगी गई हैं तो दोनों कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, हाँ जी, ये भी कंडीशन बनती है कि जो गुड्स हैं दे मस्ट बी क्वालिटी ऑफ क्वालिटी एंड फिटनेस। ठीक है, अब फिटनेस कैसे है कि जैसे कोई बायर है, जब आपसे चीज लेने आया, गुड्स बाय करने आया, तो उसने आपसे एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स की डिमांड की है और उसने सेलर को बता दिया है कि पर्पस क्या है और वो सेलर की स्किल और जजमेंट पे रिलाई कर रहा है, तो सेलर बिजनेस इज टू सेल सच गुड्स, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो चीज सेल करे। अगर नहीं करता तो बायर क्या कर सकता है, उसे रिजेक्ट कर सकता है। हाँ जी, केसेस हैं। तो फर्स्ट केस है हमारा प्रीस्ट वर्सेस लास्ट का। ए, जिसको हॉट वाटर बॉटल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, वो केमिस्ट की शॉप पे गया, उनसे कहता कि हॉट वाटर बॉटल दे दो। अब उसने, जो केमिस्ट है, उसने बॉटल दिखाई, उसने कहा कि इसमें बॉइलिंग वाटर तो नहीं आएगा, बट इसमें हॉट वाटर जो है वो आ सकता है और इट कैन होल्ड हॉट वाटर। अब ये जो है उसने बॉटल बाय कर ली, करने के बाद उसे यूज किया, यूज करते करते एक दिन क्या हुआ, इट बर्स्ट, वो जो बॉटल थी वो बर्स्ट होगी और उससे उसकी वाइफ को क्या हुई, इंजरी हुई। तो यहाँ पे ये पता चला कि जो बॉटल थी दैट वाज नॉट फिट फॉर यूज हॉट वाटर। ठीक है, तो इस केस में जो केमिस्ट है वो क्या होगा, लाइबल होगा। किस लिए, डैमेजेस के लिए। क्यों होगा, क्योंकि वो जो है फिटनेस की कंडीशन को पूरा नहीं कर रही है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है फ्रोस्ट वर्सेस आइलबरी डायरी कंपनी लिमिटेड का। एक मिल्क डीलर के पास गया, उसने फैमिली यूज के लिए मिल्क बाय किया। मिल्क डीलर ने कहा कि ये जो मिल्क है इट इज फ्री फ्रॉम जर्म्स ऑफ डिसीज, बट जैसे उस मिल्क को यूज किया तो उसकी वजह से उसकी वाइफ को टाइफाइड हो गया और उसकी डेथ होगी। तो क्यों, क्योंकि मिल्क वाज नॉट फिट फॉर यूज। तो अब इस केस में बायर क्या कर सकता है, मिल्क सेलर पे केस कर सकता है और उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट सेलर के लिए भी है कि सेलर हमेशा नॉर्मल गुड्स में डील करता है, केसेस में डील करता है, नॉर्मल केसेस में डील नहीं करता। अगर कोई पर्सन कोई आर्टिकल बाय कर रहा है उसमें खुद कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उस केस में सेलर लाइबल नहीं होगा। कैसे, जैसे पी ने एक ट्वीट कोट बाय किया डी से और उससे उसको स्किन ट्रबल होगी। अब पता चला कि बी, जो पी है उसकी स्किन जो है एबनॉर्मली सेंसिटिव है, जिसकी वजह से उसको स्किन प्रॉब्लम हुई है। आम नॉर्मल पर्सन को उसको वेयर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये माना गया कि देयर इज नो ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, तो इस केस में सेलर लाइबल नहीं होगा। नेक्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन है दैट इज कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। वो जो गुड्स हम बाय कर रहे हैं मर्केंटेबल होनी चाहिए। वैसे तो वो कहता है कि लॉ में मर्केंटेबल को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, बट हम मान सकते हैं कि मर्केंटेबल का मतलब है कि अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं कलर टीवी की, तो अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दे रहा है इट मीन्स इट इज नॉट मर्केंटेबल। हम बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर की, बट वो आइस ही नहीं बना रहा, तो इट मीन्स कि इट इज नॉट मर्केंटेबल। मतलब जो चीज, जो क्वालिटी उसमें होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं है, तो उसे हम नॉट मर्केंटेबल कहेंगे। वॉच है वो टाइम नहीं बता रही, पेन है वो लिख नहीं रहा, एसी है जो रूम को कूल नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि दीज थिंग्स आर नॉट मर्केंटेबल।
हाँ जी, इसमें केस दिया हुआ है हमें विल्सन वर्सेस एकेट कॉकर टेल एंड कंपनी। तो एक हाउसवाइफ है, उसने क्या किया, कोल परचेज किया कोल डीलर से। अब डीलर ने उसको कोल सप्लाई किया। अब उस कोल में, उस फ्यूल में एक्सप्लोजिव मटेरियल था। ठीक है, जब उसने यूज किया तो एक्सप्लोड हुआ। एक्सप्लोड होने की वजह से उसको नुकसान हुआ। ठीक है, अब इस केस में क्या माना जाएगा कि जो गुड्स थी देवर अनमर्केंटेबल। ठीक है, तो इसकी वजह से कौन लायबल होगा, डीलर लायबल माना जाएगा। हाँ जी, अब इसकी एक्सेप्शंस बताई गई हैं, वो क्या है। अब एम्प्लॉयड कंडीशन ऑफ मर्केंटेबिलिटी वहां पे अप्लाई नहीं होगी जहां पे बायर को गुड्स एग्जामिन करने का मौका दिया गया और उसे मतलब कहा गया कि आप एक बार चेक कर लो। इवन देन बायर ने गुड्स को चेक नहीं किया और बाद में कहता है कि गुड्स जो है मर्केंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे सेलर लायबल नहीं होगा। तो दो तरह के डिफेक्ट होते हैं किसी भी गुड्स में, एक होते हैं पेटेंट डिफेक्ट और दूसरे हैं लेटेंट डिफेक्ट। पेटेंट डिफेक्ट वो डिफेक्ट हैं जिनको हम ऑर्डिनरी व्यू से देख सकते हैं, ऑर्डिनरी एग्जामिन करने से पता कर सकते हैं, और जो लेटेंट डिफेक्ट है उनको नहीं डिस्कवर कर सकते। आप किसी प्रोडक्ट में पेटेंट डिफेक्ट है और आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप इसे एग्जामिन करो, बट जो बायर है उसे एग्जामिन नहीं करता, तो सेलर लायबल नहीं होगा। केस दिया थॉर्नेट एंड फेर वर्सेस बी। पी जो है वो ग्लू बाय करना चाहता है डी से। जो ग्लू थी वो डी के वेयर हाउस में बैरल्स में रखी गई थी। अब पी को पूरी फैसिलिटी दी गई कि वो जाके बैरल्स को चेक कर ले। ठीक है, बट पी ने क्या किया, बैरल्स को ओपन नहीं किया, बाहर से देखा, देख के उसने ग्लू परचेज कर ली और बाद में कहता है कि जो ग्लू है दैट इज नॉट ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पे सेलर लायबल नहीं होगा क्योंकि उसको कंडीशन एज टू होलसमनेस। इसका मतलब है कि जब हम ईटेबल्स बाय करने जाते हैं तो ईटेबल्स में मर्केंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, उसके साथ ही फिट फॉर कंजम्पशन होना जरूरी है। ठीक है, अब पी ने क्या किया, डी की बेकरी से बन बाय किया। अब जब बन वो खाने लगा तो उसमें क्या था, स्टोन था, जिसकी वजह से जो पी का तीत है वो टूट गया। अब इस केस में डी क्या होगा, लायबल होगा। ठीक है, वो उसको डैमेजेस देगा। अब सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल में ये इम्प्लाइड कंडीशन बनती है कि जो गुड्स बायर बाय करने आया वो सैंपल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो उसे रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो बल्क, जो ज्यादा चीज हम खरीदने आए हैं वो सैंपल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है कि वो सैंपल को चेक करे और गुड्स जो है उसमें किसी तरह का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी, हुआ क्या कि हमने सेल बाय सैंपल है, 2 पार्सल्स ऑफ व्हीट है, बायर जो है वो क्वांटिटी को बाय करने गया। ठीक है, एक पार्सल तो सेलर के वेयर हाउस में पड़ा था, उसने दिखा दिया, और एक पार्सल उसने नहीं दिखाया। अब इस केस में क्योंकि बायर को सेल जो है वो सैंपल के साथ टैली करने का मौका नहीं मिला, तो बायर चाहे तो उसे रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम और यूजेस ऑफ ट्रेड। तो इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो क्वालिटी और फिटनेस को पूरा करे। ठीक है जी, जैसा भी कस्टम और ट्रेड है, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर नवरात्रे में हम लोग कोई चीज बाय करने चाहते हैं तो वहां पे वो जो नवरात्रे की कस्टम की जो भी है कंडीशंस वो पूरी होनी चाहिए, नहीं होती तो उसमें क्या होगा, डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। ठीक है जी, ये तो थी इम्प्लाइड कंडीशंस। नेक्स्ट है इम्प्लाइड वारंटीज। वारंटीज तो सिर्फ 3 ही है। पहली है कि इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन, कि जब हम गुड्स बाय करने जाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि सेलर के पास उसका पोजेशन होगा। अगर सेलर के पास उसका पोजेशन नहीं है तो ब्रीच ऑफ वारंटी मानी जाएगी, तो बायर जो है उससे क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इम्प्लाइड वारंटी फ्रीडम फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस, इसका मतलब है कि जब हम सेलर से गुड्स बाय करते हैं तो इम्प्लाइड वारंटी है कि उस पे किसी तरह का चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी तरह का चार्ज है तो हम क्या कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं।
हाँ जी, यहाँ पे है कि जैसे ए ने स्कूटर प्लेज किया, लोन लिया हुआ है 1000 रुपीज का, फिर उसने वही स्कूटर सी को सेल कर दिया। अब सी को जो है स्कूटर छुड़ाने के लिए 1000 रुपीज पे करने पड़े। अब इस केस में जो चार्जेस है वो सी क्या कर सकता है, ए से वापिस ले सकता है। इम्प्लाइड वारंटी इनेक्स बाय यूजेस ऑफ ट्रेड, तो जो भी हमारी यूजेस ऑफ ट्रेड है, कस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही गुड्स सेल और परचेज होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कवेटेम्प्टर। कवेटेम्प्टर का मतलब है लेट द बायर बी बियर। इसका मतलब है कि बायर को भी तो नॉलेज होनी चाहिए। हम सारा कुछ सेलर पे थोप रहे हैं कि सेलर जो है कंडीशंस को पूरा करे, नहीं करता तो बायर रिजेक्ट कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। बट बायर की भी ड्यूटी बनती है कि जब वो गुड्स खरीद रहा है तो वो देखे कि वो जो चीज डिमांड कर रहा है क्या उस तरह से गुड्स है, नहीं है तो वो उसी टाइम रिजेक्ट कर दे, रेदर देन की बाय करने के बाद रिजेक्ट करे। ठीक है, कैसे? अब केस है जोन्स वर्सेस पेडगल्ट का। उसमें क्या हुआ कि जो वुलन मैन्युफैक्चरर है उसने जो है कपड़ा सेंड किया, किसको? टेलर को सेल किया। ठीक है, अब बायर जो है उसको जो कपड़ा चाहिए था दैट वाज फॉर स्पेशल यूनिफॉर्म, उसने ये बात सेलर को नहीं बताई। अब उसमें लेटेंट डिफेक्ट था तो सैंपल में भी नहीं था। अब जिसकी वजह से वो जो कपड़ा था दैट वाज अनफिट फॉर द पर्पस। नॉर्मली वो कपड़ा सही था बट जिस पर्पस के लिए चाहिए था उसके लिए वो फिट नहीं था। तो यहाँ पे गलती बायर की है। बायर ने सेलर को नहीं बताया और ना ही उसने खुद चेक किया, बिकॉज ही वाज अ टेलर ही कुड चेक इट। तो यहाँ पे बायर जो है उसको कुछ नहीं मिलेगा। अब इसकी भी एक्सेप्शंस आ गई। तो पहली एक्सेप्शन ये आ गई वेयर द बायर रिलाइज ऑन द स्किल जजमेंट ऑफ द सेलर। अब बायर को चलो ठीक है, पता है टिम्बर के बारे में, पता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पता है, बट वो ये सोचता है कि अगर सेलर ये चीज दे रहा है तो वो ज्यादा उसको नॉलेज है, तो उस केस में सेलर ही लाइबल होगा। जैसे बी ने सी से टिम्बर परचेज की और उसने बता दिया कि ये जो टिम्बर है इससे रेलवे स्लीपर्स बनेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि वो जो टिम्बर थी दैट वाज नॉट सुटेबल फॉर द रेलवे स्लीपर्स। अब इस केस में बी चाहे तो उसे रिजेक्ट कर सकता है। देन आगे मर्केंटेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स। अगर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन ली जाती हैं और वो उस क्वालिटी की नहीं तो बायर रिजेक्ट कर सकता है। बट अगर बायर ने उन गुड्स को एग्जामिन कर लिया है उस केस में वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। कंसेंट बाय फ्रॉड। अगर कंसेंट जो बायर की ली गई है बाय फ्रॉड ली गई है तो सेलर लाइबल होगा। यूजेस ऑफ ट्रेड। अगर वो गुड्स यूजेस ऑफ ट्रेड या क्वालिटी और फिटनेस को पूरा नहीं करती हैं तो उस केस में कौन लाइबल होगा? उस केस में सेलर ही लाइबल होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कवेटेम्प्टर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। कंडीशंस एंड वारंटीज का 15 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बड़े अच्छे से विद एग्जाम्पल विद केसेस इसको करना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।